नमस्कार। पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें एक शीर्षक था, क्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया अब नहीं रहेगी। ये एक चिरपरिचित सिद्धांत है कि किसी और भी चीज़ की तुलना में अगर किसी बात से यह दुनिया या वैश्विक व्यवस्था बदल सकती है तो वो युद्ध है। उसका कारण है युद्ध की विभीषिका, युद्ध के दौरान हुआ ध्वंस और फिर शून्य से शुरू हुआ युद्धोपरांत पुनर्निर्माण। हम देख सकते हैं कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय जिस तरह से दुनिया बदली वो क्यों और कैसी थी। पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद यानी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस दुनिया का निर्माण किया गया, जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की परिकल्पना और उन्हें व्यवहारिक रूप देने की कोशिश की गई, लाइक लीग ऑफ नेशंस एंड अदर इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जो कि पीस प्रोसेस को आगे ले जा सकते थे। यानी यह एक विश्व व्यवस्था का निर्माण था। लेकिन इसके ठीक बाद हुआ क्या? एक तरफ यूरोप में मध्यम वर्ग की तानाशाही उपजी, जिसे हम नाजीवाद, फांसीवाद के रूप में देख सकते हैं, और इसी का एक प्रतिरूप एशिया में, जापान में भी स्थापित हुआ, वो था सैन्यवाद। दूसरी तरफ यूरोप में पूंजीवाद या पूंजीवादी साम्राज्यवाद था, जो पूरे विश्व में औपनिवेशिक व्यवस्था के माध्यम से प्राकृतिक और भौतिक एसेट्स को अपनी मूल इकोनॉमी से जोड़ करके एक सार्वभौमिक राजनीतिक व्यवस्था को कायम करने का यत्न कर रहा था। टकराव किनके बीच में हुआ? इन्हीं दो शक्तियों के बीच में। हालांकि एक तीसरी शक्ति और थी जिसका सेंटर या एपिसेंटर मॉस्को था, और क्रेमलिन की दीवारें इस समय इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसको हिला पाना इतना आसान नहीं था, विशेषकर प्रगतिशील उदारवादी, पूंजीवादी, साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद द्वारा। लेकिन ये टकराव जो हुआ वो फांसीवाद, नाजीवाद, सैन्यवाद वर्सेस पूंजीवादी साम्राज्यवाद या उदारवादी उपनिवेशवाद के बीच टकराव होना था। यूएसएसआर के नेतृत्व में साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में। बहरहाल जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया तो अंतिम रूप से जो विजय मिली, आप जरा उसकी परिकल्पना कीजिए, वो कैसी थी? सैन्यवाद हार गया, नाजीवाद हार गया, फांसीवाद हार गया, लेकिन जिन दो के बीच में वैचारिक लड़ाई थी, पूंजीवाद और साम्यवाद, ये दोनों एक साथ मिलकर जीत गए थे। अब श्रेय किसे लेना था? सुपर पावर किसे बनना था? विश्व शक्ति के रूप में न्यूक्लियाई पावर बनकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन किसे देना था? क्योंकि अगुवाकार इसका अमेरिका बन चुका था, इसलिए ब्रिटेन, जो अब तक वैश्विक औपनिवेशिक तंत्र का सबसे पावरफुल कैटलिस्ट एक कैरेक्टर था, वो नेपथ्य की ओर जा रहा था। फ्रांस का भी कमोबेश यही हाल था। लेकिन अमेरिका, जो कभी उसका उपनिवेश रहा था ब्रिटेन का, वो अब महाशक्ति के रूप में सामने आया था और वही लीडर था। पर यूएसएसआर, जिसका उद्देश्य यानी जिसकी वैचारिक परिकल्पना और पृष्ठभूमि पूंजीवाद के विनाश पर आधारित थी, वो भी विजेता था। इसलिए अब दो किस्म के दो विजेताओं के बीच एक टकराव चलना था। इसी ने दो ध्रुवों का निर्माण किया, और ये दो ध्रुव 1990 के दशक तक, या स्पष्ट तौर पर कहें तो 1991 तक टकराते रहे, और यही टकराव शीत युद्ध के रूप में जाना गया। इस बीच जो बात अच्छी हुई या जो नवनिर्माण हुए, वो अमेरिकी नेतृत्व में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के अंतर्गत हुए, जिसने नवनिर्माण के दौरान वैश्विक राजनीतिक बुनियाद को बदलने का काम किया। कारण क्या था? कि ब्रेटन वुड्स इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा अमेरिका ने एक विश्व में, यानी जो पूंजीवादी विश्व था और जो उसके साथ चलने वाला उसका एलाई पार्ट था, अपने नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को संचालित करने, निर्देशन करने उनका और नियंत्रण करने की व्यवस्था कर ली। और इस व्यवस्था के लिए ऑपरेटर्स कौन थे? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य इसी प्रकार की तमाम संस्थाएं। हालांकि ब्रिटेन इस पूरी प्रक्रिया में असरदार रहा था, लेकिन ब्रिटेन अमेरिका की ताकत के सामने कमजोर था, इसलिए निर्णायक अमेरिका था। इस पूरी व्यवस्था ने एक परसेप्शन दिया, एक नैरेटिव दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दी, और इस पूरी व्यवस्था को हम नाम दे सकते हैं पश्चिमी व्यवस्था। इस पश्चिमी व्यवस्था ने लोगों के दृष्टिकोण को बदल दिया, लोगों के विचार को बदलना था,
लोगों की कल्चर को बदलना था, लोगों के बिहेवियर को बदलना था, लोगों की जीवन शैली को बदलना था और यहाँ तक कि लोगों के चरित्रों को भी बदलना। ये कार्य हुआ तो पूरे शीत युद्ध के दौरान, लेकिन 1990 के बाद ज़्यादा आसानी से हुआ। क्यों? तब तक यूएसएसआर परास्त हो चुका था। हालांकि 90 के दशक के शुरू होते होते या इसके अंत होते होते एशियाई शक्तियाँ उभरने लगी थीं, खास करके जो उगते हुए सूरज की धरती थी उसने अर्थव्यवस्था की प्रकृति, उसके आयाम और उसके उद्देश्यों को इस तरह से कुछ अडॉप्ट किया था कि वो एशियाई टाइगर्स के रूप में दहाड़ते हुए सामने आए। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से तो ये पूंजीवादी दुनिया को या पश्चिम की दुनिया को बर्दाश्त नहीं होना था, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड पश्चिम की दुनिया को सेट करना था और फॉलो पूरे विश्व को करना था। बट इसके ठीक उलट यहाँ पर ट्रेंड सेट करने अब एशिया आ गया था। हुआ क्या? पश्चिम को लगने लगा कि विश्व व्यवस्था की धुरी जो है वो बदल रही है। हालांकि ये बदली नहीं थी, लेकिन सच ये था कि हिलने लगी। पर कुछ ही दिन बाद ऐसा हुआ कि एशियाई टाइगर जो है वो लैम डक के रूप में देखे गए और उसके साथ तमाम लातिनी एशियाई देश भी प्रभावित हुए। यानी फिर एक बार पश्चिमी पैटर्न जो है वो जीत गया। पर 2008 के बाद ये नहीं चल सका। 2008 में जो झटका अमेरिका को वित्तीय संकट के रूप में लगा, उसने ये तो बता दिया कि अब उस विश्व व्यवस्था का ढांचा दरकने लगा है जो 1945 के बाद बड़े ही रणनीतिक ढंग से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके सहयोगियों ने निर्मित किया था। इसका परिणाम अगर आप देखें धीरे धीरे तो आपको कई रूपों में दिखेगा। एक, जो ब्रिटेन वुड्स ढांचे को खड़ा किया गया और जिसको WTO सहित तमाम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने डेराइव किया और उसे इम्यूनिटी प्रदान की, लेकिन अब वो इम्यूनिटाइज नहीं रह गया था, क्योंकि EU की दीवारें जो थी वो दरकने लग रही थी। नाटो की अहमियत पे सवाल खड़े होने लगे थे। नाटो के सदस्य देश अधिकारवादी रवैये को प्रकट करने लगे थे। पर हुआ क्या? हुआ ये कि उसी दौर में एक और घटना आई अरब स्प्रिंग के रूप में, जिसने मध्य पूर्व के तमाम देशों के अंदर ऐसी उथल पुथल मचाई, और वो उथल पुथल उस व्यवस्था के खिलाफ थी जो कभी अमेरिकी नियंत्रण में या अमेरिकी निर्देशन में सुस्थापित की गई थी। बहरहाल इस पूरे के पूरे वातावरण ने ये बता दिया था कि अब एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है, और वो नई व्यवस्था किसके नेतृत्व में आएगी, कौन नैरेटिव तैयार करेगा। तो अब तक के जो अध्ययन हैं उनमें बताते हैं कि 20वीं सदी के जिस दशक में हम हैं, यानी एक एपिडेमिक जो महामारी जिसको हम कह रहे हैं कोरोना का दौर है, और उस कोरोना के दौर तक आते आते 3 बातें उभर कर आ गई थी। नंबर 1, अब पुराना आर्थिक भूगोल प्रासंगिक नहीं रहा। नई शक्तियां जन्म ले चुकी हैं और इतिहास बदल रहा है। ये बदलना तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन सवाल ये उठता था कि इसे बदलेगा कौन। अमेरिका कमज़ोर हो रहा है और उसका कमज़ोर होना ही कहीं ना कहीं से उसके नेतृत्व को इरिटेटिंग मोड में प्रकट करता। भले ही अपने देश के लोगों से कहें कि हम स्वर्ण युग में ले जाएंगे, लेकिन उसकी क्षमता को वो भली भांति जानते हैं। इसलिए स्वर्ण युग की परिकल्पना का साकार होना असंभव है। असली लड़ाई तो उसके अस्तित्व को बचाए रखने की है, और एशियाई ताकत के रूप में चीन उन्हें बड़ी चुनौती दे रहा है। तो वो चाहे फिर ट्रेड वार हो, चाहे वो वुहान वायरस हो, चाइनीज वायरस हो, आप जो भी नाम दे लीजिए, ये टकरावों के परिप्रेक्ष्य बदलेंगे, लेकिन टकराव का जो तरीका है वो एक ही है, उद्देश्य है वो एक ही है, और स्थान वाशिंगटन और बीजिंग ही होंगे। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि जिसकी परिकल्पना 2008 में की गई थी, या उससे पहले भी कुछ चिंतकों के पास चले जाएं, कि अगली सदी एशिया की होगी? तो क्या महामारी के बाद की दुनिया एशियाई सदी में सिमटेगी या अफ्रो एशियाई सदी में? और अगर अफ्रो एशियाई सदी में सिमटनी है तो क्या इस समय ऐसा कोई नेता है जो उस परसेप्शन को बिल्डअप कर सके कि अब अफ्रो एशियन कॉन्टिनेंट्स या परिक्षेत्र जो इतिहास के संपूर्ण युगों में
पश्चिमी शक्तियों द्वारा शोषित हुए, उन्हें डिवाइड रखा गया, उनमें कन्फ्लिक्ट्स पैदा किए गए, उन पे वाइट मैन्स बर्डन्स का जो कृत्रिम सिद्धांत था वो थोप करके उन्हें सब ह्यूमन क्रिएचर की कैटेगरी में खड़ा किया गया। क्या वाकई में अब वो एक नए विज्ञान को, एक नए विचार को, एक नए आदर्श को, एक नई व्यवस्था को, एक नई सोच को, एक नई संज्ञाप्रद विशेषता वाली अवधारणा को सामने लेकर आएंगे और विश्व के सामने प्रस्तुत कर उस पर एक सर्वसम्मति बनाने में सफल हो जाएंगे कि वही विश्व को एक ऐसा मॉडल दे सकते हैं जो विश्व शांति, विश्व की प्रगति का प्रणेता भी हो, आधार भी हो और नेता भी। आज की स्थिति में आप ये तो मान लीजिए कि चीन ने महामारी को जिस प्रकार से हैंडल किया वो पूरे विश्व की राजनीतिक आलोचना का शिकार है और आज ये दिन पर कम से कम विश्व उस पर विश्वास नहीं कर रहा। इसलिए लीडरशिप की उसकी ना ही नैतिक दावेदारी है और ना ही मौलिक। दूसरा ये कि आज वो दुनिया का ऐसा देश है जिसकी निर्भरता सप्लाई चेन पर है। उसने विश्व को कुछ ऐसा नहीं दिया, न ज्ञान दिया, न शिक्षा दी, न नैतिकता दिया, कुछ नहीं। उत्पादन के वो भंडार दिए जो पूरे विश्व में वेयर हाउसेज के रूप में भरे पड़े हैं और उनका तिरस्कार कमो बेस पूरा विश्व का। इसलिए इन दोनों आधारों पर तो उनकी लीडरशिप बनती है। अब रही बात भारत के पास नेतृत्व है, भारत के पास बुनियादी सिद्धांत हैं, भारत के पास आदर्श हैं, लेकिन क्या वास्तव में आज के विश्व को जो चाहिए वो भारत परिकल्पित रूप में नहीं, आधारभूत रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाएगा? यदि हाँ, तो भविष्य की बागडोर भारत के पास होगी और यदि नहीं तो फिर होना ही सबसे उचित अभिव्यक्ति है। अनुरोध है कि आप भी विचार करें, तय करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।